आ गए हैं हम यूनिट 3 पे। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आई होप आप देख के आए होंगे, तभी आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ, क्योंकि यूनिट 1 में हमें बहुत ही सारे ऐसे बेसिक्स जो थे वो हमने क्लियर करे, उनकी क्लैरिटी हो गई आपको। यूनिट 2 में भी हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। तो अब आप यूनिट 3 में इनडायरेक्ट टैक्स जब आप समझोगे, एक्चुअल डेप्थ में चीज़ें अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। सो आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। और अगर आपको अभी तक वीडियोस समझ में आ रही हैं, तो आप अपने क्लोज फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना है। आई एम नॉट सेइंग हर दोस्त से, बट अपने एक करीबी दोस्त से ज़रूर शेयर करना है। साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे आई हैव स्टार्टेड अ चैनल रिसेंटली, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उस पे सपोर्ट दे रहे हैं। सो आप भी सपोर्ट करो एंड कनेक्ट विद मी ऑन पर्सनल लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे आप बताओ कि आपको पता है कि नहीं। इनडायरेक्ट का मतलब कोई चीज सीधे सीधे ना मिले, इनडायरेक्टली मिले। आपके दोस्त ने आपको कुछ इनडायरेक्टली भेजा, इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज आपके दोस्त ने उसके किसी दोस्त के थ्रू आपको कोई बुक भेजी या कोई सामान भेजा, तो ये इनडायरेक्टली आपको वो चीज मिली। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज नॉट डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन। अब जाहिर सी बात है, अगर वो इनडायरेक्ट है, तो वो जो टैक्स होगा, वो कोई इंडिविजुअल, लेट्स से ये एक इंडिविजुअल है, तो ये इंडिविजुअल जो है, ये इस टैक्स को डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है। नॉट डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लिवाइड, बट रादर पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर ये जो बर्डन है टैक्स का, it is shifted from another person. That's what basically indirect tax is. The burden of the tax is shifted from one person to another. ये होता है indirect tax में। It is not directly paid by the person on whom it is levied, but rather passed on to another person. सर आपने जो लिखा है वो ही एक्सप्लेन कर दिया, हमें समझ में नहीं आया है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल। इसीलिए यहाँ पर बड़े ही आसान शब्दों में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लिखा गया है। When you buy a 1,000 mobile phone with 18 with a 1,000 rupee mobile phone with the 18% GST. सो लेट सपोज आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हो, मान लो आपने 1,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, कीपैड वाला फोन खरीदा आपने 1,000 रुपए का, जिसमें 18% जो है वो आपका जीएसटी है। तो टोटल आपने कितना पे किया? आपने टोटल पे किया 1,000 प्लस 18% उसका 180, 180 प्लस 1,000 इट्स गोना बी 1180। सो ये आपने पे किया। नाउ शॉपकीपर कलेक्ट्स 180 एज टैक्स एंड डिपॉजिट्स इट विद द गवर्नमेंट। ये शॉपकीपर का नहीं है, बट ये जो 180 है, ये एक्चुअल में टैक्स है। तो शॉपकीपर जो है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो ये कलेक्ट कर रहा है 180। ये जो जीएसटी है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कस्टमर, और फिर वो पास ऑन कर रहा है गवर्नमेंट को। सो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, which means कि it is not directly paid by the person on whom it is levied, but rather it is passed on to another person. यानी कि जो टैक्स का बर्डन है, it is shifted from one person to another. ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम समझते हैं जल्दी से कि भाई इस इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या है। सबसे पहले इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट डायरेक्टली ऑन इनकम। तो अब ये तो आपको साफ है कि भाई जब आप 1,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद रहे थे, जिसमें 18% जीएसटी आपका लगा, और आपने 1,180 रुपए पे किए, शॉपकीपर ने फर्दर 180 रुपए जो टैक्स लिया है वो गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट करेगा। सो यू बियर द बर्डन, आपने वो बर्डन बियर किया, बट द शॉपकीपर पेज इट टू द गवर्नमेंट। यू आर नॉट डायरेक्टली पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट, बल्कि you passed on to another person who further pays it to the government. So you bear the burden, but the shopkeeper pays it to the government. That's what indirect tax is. So it is imposed on goods and services. ये goods and services पे imposed होता है. It is not directly imposed on income. ये तो आपको clear है। दूसरा, it is collected by intermediaries, like sellers in this case, manufacturers in this case, service providers. वो कहीं ना कहीं इसको collect करते हैं, indirect tax को। Also, it is regressive in nature. What do you mean by regressive? It means the rate is same regardless of a person's income. Individual की income जो भी हो, इसका जो rate होगा वो same होगा। It doesn't really matter आपकी income क्या है। So that is the reason कि ये regressive है in nature. Also, it is uniform and simple. Now under the GST system,
ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म है और सिंपल है क्योंकि जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत ये आ गया है ना। बिफोर जीएसटी, जीएसटी जब नहीं था, आई थिंक 2018 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक उसी टाइम के दौरान ये जीएसटी सिस्टम लागू किया गया था। तो जीएसटी से पहले मल्टीपल कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी लग रही है, सर्विस टैक्स लग रहा है, वैट लग रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लग रहा है, एंट्री टैक्स लग रहा है। बट इन सबको कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया, इन सबको कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके कहीं ना कहीं ये कंबाइंड होके बन गया आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, व्हिच इज जीएसटी। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जीएसटी इन अपकमिंग लेक्चर्स, और मे बी इन दिस लेक्चर ओनली इन डिटेल। बट टिल नाउ आपको याद रखना है कि इससे पहले जो सिस्टम था, हमारा टैक्स सिस्टम था, उसमें मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स। बट अब सबको मर्ज कर दिया गया और अब सिर्फ एक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। नो क्या बेसिस है इनडायरेक्ट टैक्स को चार्ज करने का? तो इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि सीधा एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक जीएसटी, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको चार्ज करने के क्या तरीके हैं, हम क्या बेस लेते हैं इसको चार्ज करने का? सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, दे आर चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द मेन कंपोनेंट्स फॉर चार्जिंग जीएसटी, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं वो कौन सी मेन कंपोनेंट्स हैं जीएसटी को चार्ज करने के लिए। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स फॉर चार्जिंग जीएसटी? वन ऑफ द फर्स्ट इज टैक्सेबल इवेंट। बेसिकली वो इवेंट जो कि टैक्स ट्रिगर करे। इन जीएसटी बेसिकली इट इज सप्लाई ऑफ गुड। सो ये हो गया आपका टैक्सेबल इवेंट। दीज आर बेसिकली द मेन कंपोनेंट्स जो कि हम जीएसटी चार्ज करने में कहीं ना कहीं जो हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं उनमें कौन कौन से इनपुट्स हैं, हम कह सकते हैं किस किन किन बेस के थ्रू हम कहते हैं कि भाई हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। ये चीजें टैक्सेबल इवेंट हो गया विच ट्रिगर्स द टैक्स, दैट इज सप्लाई। Taxable person, a person who is registered under GST and who is liable to pay tax. That is also one of the main component for charging GST. Then taxable good or service क्या है? Items क्या हैं जिन पर GST applicable है? Some goods or services because they are exempted, they are zero rated. Then place of supply is also one of the basis for charging indirect tax or GST. It determines whether tax is CGST or SGST, Central Goods and Services Tax or State Goods and Services Tax. State वाला जो होता है वो within state होता है, और we have one also which is IGST, between different states. And the fifth basis is value of supply. Like tax जो है ये हमेशा चार्ज होता है on the transaction value. बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। टैक्स जो है ये हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी उस पर ही चार्ज होगा। दैट इज वो प्राइस जो आप एक्चुअली पे करते हो, एंड वॉट एवर द प्राइस पेएबल इज, उस पर हमेशा आपका ये टैक्स जो है वो चार्ज होगा। ये आपको याद रखना है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं यही जो हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब सुने, इन्हीं को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो है इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, ये डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो कि किस पर लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। डेस्टिनेशन बेस्ड है क्योंकि इसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अलग है, स्टेट का जीएसटी अलग है, इंटीग्रेटेड जीएसटी अलग है। गुड्स एंड सर्विसेज पर ये कहीं ना कहीं लिवाई होता है, और ये वैल्यू एडेड टैक्स है कहीं ना कहीं। सो अगर हम बात करें सीजीएसटी की, इट्स अ सेंट्रल जीएसटी। इंट्रा स्टेट अप सप्लाई जब भी हो रही है तब ये लगता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई और अगर ये स्टेट जीएसटी है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कलेक्ट करेगी। आईजीएसटी जो है ये इंटर स्टेट सप्लाई प्लस जो भी इंपोर्ट्स हैं कहीं ना कहीं वहां पर एप्लीकेबल होती है, और इसको जो है कौन कैलकुलेट कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, विच इज शेयर्ड विद स्टेट्स एज वेल। सो लेट सपोज इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन दिल्ली टू दिल्ली, समझाने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझते हैं कि लेट सपोज कि आपका जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली से दिल्ली में ही कहीं ना कहीं बेचा, दिल्ली का ही प्रोडक्ट है, दिल्ली में ही बिक गया, तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आएंगे। But if a product is sold from Delhi to Mumbai, then it's going to be integrated GST. जहां पर आपका imports plus interstate supply दोनों हो रही है, so it's going to be central government, which is further shared with states as well. So I hope आपको ये clear है. So with this, let's move on. Now these are GST rate slabs.
जीएसटी जो है इनको मल्टीपल स्लैब्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन बेसिकली द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। क्या जीएसटी होगा, किन आइटम्स के बेसिस पर? जैसे एसेंशियल आइटम्स जितने भी हैं आपके, उन पर कोई जीएसटी नहीं है, तो ये 0% स्लैब में आता है। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, मिल्क, अब क्या इनमें आप आलू प्याज में आप जाके जीएसटी देते हो? नहीं। देन 5% स्लैब वाले बेसिकली बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आपकी मेडिसिन हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स, रेलवेज हो गए, यहाँ पर आपका 5% जीएसटी लगता है। जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड है या जितने भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उन पे आपका 12% लगता है जीएसटी। फिर आपकी जितने भी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इन पे आपका कॉमन 18% लगता है जीएसटी। लेकिन लग्जरी गुड्स जितने भी हैं, कार्स, एसीज, सिन गुड्स लाइक टबैको, इन सब पे आपका 28% जो है वो जीएसटी लगता है। और कुछ आइटम जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम, दे आर स्टिल आउटसाइड जीएसटी, और इनको जो है इनको सेपरेटली जो है स्टेट टैक्स करती है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है काउंसिल बना रखी है, एक बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बना रखी है, और ये डिसीजन मेकिंग जितने भी इंपॉर्टेंट जीएसटी रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं इंडिया में, भारत में, वो ये काउंसिल कहीं ना कहीं लेती है। सो जीएसटी काउंसिल इट्स नथिंग बट इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल इंपॉर्टेंट जीएसटी रिलेटेड डिसीजंस इन इंडिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि जीएसटी काउंसिल का क्या काम है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको जस्ट रीड कर लेनी है। सबसे पहली चीज की इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं इसका अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कहीं ना कहीं हेड करता है, और इसके मेंबर्स में एक यूनियन मिनिस्टर होता है स्टेट का, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। सो ये जो है इसके मेंबर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। अब इस जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है? तो कुछ फंक्शंस ये हैं कि ये जो है इट रेकमेंड्स द जीएसटी रेट्स, एग्जेम्पशंस, थ्रेशोल्ड। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई कि भाई क्या जीएसटी रेट्स होंगे, क्या एग्जेम्पशंस होंगे, किन किन चीजों में एग्जेम्पशंस होगा, क्या थ्रेशोल्ड है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ही देखती है। दूसरा इट डिसाइड्स ऑन मॉडल जीएसटी लॉ, ये जीएसटी से रिलेटेड जितने भी लॉज है उनमें अमेंडमेंट्स, उनमें चेंज जो भी करने होते हैं टाइम टू टाइम, ये काउंसिल ही करती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना ये सब जीएसटी काउंसिल ही करती है। तीसरा इट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आल्सो। अब काम कर रहे हो किसी चीज में, इतना बड़ा देश है, ऑब्वियसली कुछ इश्यूज भी होंगे, उन चैलेंजेस, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में भी यही जीएसटी काउंसिल मदद करती है। इट इंश्योर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों को कहीं ना कहीं साथ में काम करना होगा ऑन टैक्स मैटर्स। दैट्स व्हाट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है। Now let's quickly talk about the last topic of this particular lecture, which is GST network, GSTN. GST network यानी कि Goods and Services Tax Network, it's a non-government, it's a non-government, ये ध्यान से सुनना है आपको, समझनी है चीज। ये नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये इसका मेन सोल पर्पस ये नहीं है कि भाई प्रॉफिट कमाना है। इट इज बेसिकली सेटअप टू मैनेज द एंटायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, किसी इंडिविजुअल को आजकल तो भाई कंपलसरी हो गया कि आपको जीएसटी फाइल करना ही करना है। सो हैंडलिंग द आईटी पार्ट, द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, उसको मैनेज करने के लिए बनाई गई है एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विच इज जीएसटी नेटवर्क। की फंक्शंस यही है, इट हैंडल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेंट, रिफंड, ये सब, प्रोवाइडिंग द जीएसटी पोर्टल used by taxpayers, लिंक आपको दे दिया गया है। It also ensures safe and smooth data exchange between the central and state governments. क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएसटी नेटवर्क? बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन टैक्स सिस्टम and all compliance is done online, like from filing returns to generating e-way bills, all we are doing is online only. So that is the reason that it is very significant. It's a technologically driven tax system. थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर देखा। हमने खत्म कर दिया है यूनिट 3, अब हम चलेंगे यूनिट 4 में, और उसके बाद एक लास्ट बची होगी यूनिट 5। तो मिलते हैं यूनिट 4 में। कोई भी फीडबैक आपका हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन यूज इट, आपका ही है। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीिंग, टेक केयर, बाय बाय।